वेलकम स्टूडेंट्स, अप्लाइड फिजिक्स 2 की क्लास में आज चैप्टर 7 के मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कराए जाएंगे। चैप्टर 7 है हमारा मॉडर्न फिजिक्स आधुनिक भौतिकी। इस चैप्टर में 3 पार्ट हैं, लेजर, मेजर, फिर सेकंड पार्ट ऑप्टिकल फाइबर, थर्ड पार्ट नैनो मटेरियल्स। तो आज के हम जो लेक्चर है इसमें एमसीक्यू पार्ट 1 का कराएंगे, लेजर एंड मेजर। तो लेजर एंड मेजर के एमसीक्यू आइए सॉल्व करते हैं। तो यहां पर हम पहला क्वेश्चन लेते हैं। इन एन एटम, किसी परमाणु में पहला ऑप्शन है प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स आर इन न्यूक्लियस ऑफ एटम, यानी प्रोटॉन व न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक में एक साथ रहते हैं। तो बिल्कुल सही है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन परमाणु के नाभिक या न्यूक्लियस में एक साथ रहते हैं। सेकंड ऑप्शन देखते हैं, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स अराउंड न्यूक्लियस इन स्टेशनरी ऑर्बिट। इलेक्ट्रॉन नाभिक के चारों ओर स्थायी कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं। तो ये भी राइट आंसर है। तो इस तरह से बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों यहां पर राइट आंसर है। और इलेक्ट्रॉन उन्हीं कक्षाओं में चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम mvr कोणीय संवेग NH/2π के बराबर होता है, जहां n कोई नंबर है, इंटीजर नंबर है, ये प्रिंसिपल क्वांटम नंबर कहलाता है। mvr कोणीय संवेग है इलेक्ट्रॉन का। तो इस तरह से h प्लैंक कांस्टेंट है। तो इलेक्ट्रॉन केवल उन्हीं ऑर्बिट्स में चक्कर लगाते हैं जिनका एंगुलर मोमेंटम NH/2π के बराबर होता है। n की वैल्यू 1, 2 से लेके कोई भी इंटीजर हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में हमारा है इलेक्ट्रॉन एमिट्स आर एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन। इलेक्ट्रॉन एमिट्स आर एब्जॉर्ब एनर्जी व्हेन। इलेक्ट्रॉन ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है जब इट रिवॉल्व्स इन स्टेशनरी ऑर्बिट, यह स्थायी कक्षा में चक्कर लगाता है, तब यह ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण नहीं करता है। ये बोर साहब ने बताया था। तो ये जो ऑप्शन है ए रॉन्ग हो गया। इट गोज फ्रॉम वन ऑर्बिट टू अनदर ऑर्बिट, यानी यह एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है। तो जब इलेक्ट्रॉन एक कक्षा से दूसरी कक्षा में जाता है तो वो ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण करता है। तो बी ऑप्शन राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। क्वेश्चन 3। व्हेन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व्स इन ओरिजिनल स्टेट, when electron revolves in its original state, that is minimum potential energy state, the orbit of this state is, जब इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा में चक्कर लगाता है या न्यूनतम स्थितिज ऊर्जा वाली कक्षा में होता है तो यह कक्षा या स्तर या अवस्था कहलाती है। तो ये ऑप्शंस हैं ग्राउंड स्टेट, मूल अवस्था, एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, आयोनाइज्ड स्टेट, आयनित अवस्था, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर ए ऑप्शन सही है। तो इलेक्ट्रॉन जब अपनी कक्षा में चक्कर लगा रहा होता है तो वो उसकी मूल अवस्था या ग्राउंड स्टेट कहलाती है, और वह जब उच्च ऑर्बिट में चला जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहलाती है। तो इलेक्ट्रॉन ओरिजिनली जिस कक्षा में चक्कर लगाता रहता है वो उसकी मूल कक्षा या ग्राउंड स्टेट कहलाता है। तो इस तरह से जो परमाणु होता है वो भी ग्राउंड स्टेट में होता है। इसके लिए हम जो ग्राउंड स्टेट या मूल अवस्था देखने के लिए हम सबसे लास्ट वाला ऑर्बिट जो एटम में होता है उसकी लास्ट इलेक्ट्रॉन को हम देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 4। When electron revolves in higher orbit, when electron revolves in higher orbit, यानी जब इलेक्ट्रॉन उच्च ऊर्जा स्तर में चक्कर लगाता है तो यह ऊर्जा स्तर या कक्षा कहलाता है। ग्राउंड स्टेट नहीं, इलेक्ट्रॉन अपनी ओरिजिनल स्टेट में रहता है तो ग्राउंड स्टेट कहलाता है। एक्साइटेड स्टेट, उत्तेजित अवस्था, यही सही आंसर है। आयनाइज्ड स्टेट में एक इलेक्ट्रॉन परमाणु से पूरी तरह से निकल जाता है। यहां इलेक्ट्रॉन अपनी मूल ऑर्बिट से कहां चला गया है, उच्च ऑर्बिट में चला गया है। तो ये बाह्यतम कक्षा का जो इलेक्ट्रॉन है
वो अपनी कक्षा छोड़कर नेक्स्ट ऑर्बिट में चला गया है। तो नेक्स्ट ऑर्बिट हमारी एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहलाती है परमाणु की। ये बी राइट आंसर है यहां पर। तो इलेक्ट्रॉन अपनी मूल कक्षा छोड़कर उच्च ऑर्बिट में यानी इसके बाहर वाली ऑर्बिट में चला जाता है तो वो एक्साइटेड स्टेट या उत्तेजित अवस्था कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। व्हेन इलेक्ट्रॉन इज कंप्लीटली रिमूव्ड फ्रॉम एटम द स्टेट इज, जब इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूरी तरह से अलग कर दिया जाता है तो अवस्था कहलाती है। इस क्वेश्चन को दूसरे तरीके से पूछ सकते हैं। कैसे? यदि किसी इलेक्ट्रॉन को इतनी एनर्जी दे दी जाए कि वो जो परमाणु का चक्कर लगा रहा है वो परमाणु के नाभिक से इतना दूर चला जाए कि उसका नाभिक से जो इंटरेक्शन है वो जीरो हो जाए। तो नाभिक से जो फोर्स लग रहा है इलेक्ट्रॉन पर उसकी मात्रा जीरो हो जाए कूलाम फोर्स की, तो वो अवस्था क्या कहलाएगी? तो वो अवस्था यानी इलेक्ट्रॉन से हम इलेक्ट्रॉन को परमाणु से पूरी तरह से निकालने के लिए हम जब डी अटैच कर देते हैं तो वो आयोनाइज्ड स्टेट या आयनित अवस्था कहलाती है। तो किसी भी परमाणु से हम एक या दो इलेक्ट्रॉन निकाल लें तो वो आयोनाइज्ड स्टेट कहलाती है। इलेक्ट्रॉन निकालने का मतलब है हम उस एटम को इतनी एनर्जी दे दें कि उसका लास्ट इलेक्ट्रॉन अपनी ऑर्बिट छोड़ के वो इतनी दूर चला जाए परमाणु से कि जो न्यूक्लियस का फोर्स है इलेक्ट्रॉन के ऊपर वो जीरो हो जाए, कूलम फोर्स। तो इस तरह से नेक्स्ट हम देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 6। व्हाट इज एब्जॉर्प्शन ऑफ रेडिएशन बाय एटम, परमाणु द्वारा विकिरण का अवशोषण क्या होता है? तो ऑप्शंस हैं व्हेन ए फोटॉन इज इंसिडेंट ऑन एटम and last electron of atom absorbs this photon and goes to next orbit. That is, last electron of atom absorbs this photon and goes to next orbit. जब किसी परमाणु पर एक फोटॉन डाला जाता है और फोटॉन परमाणु के अंतिम इलेक्ट्रॉन द्वारा अवशोषित किया जाता है जिससे इलेक्ट्रॉन अगली उच्च कक्षा में चला जाता है। तो बिल्कुल सही है। अगर हम फोटॉन डालते हैं और इलेक्ट्रॉन उसको अवशोषित करके उच्च कक्षा में चला जाता है तो इस प्रोसेस को हम एब्जॉर्प्शन या अवशोषण कहते हैं। तो ए राइट आंसर है। लेकिन और आंसरों को देख लेते हैं। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन मस्ट बी इक्वल टू डिफरेंस ऑफ हायर लेवल एंड लोअर लेवल, यानी आपतित फोटॉन की ऊर्जा उच्च ऊर्जा स्तर तथा निम्न ऊर्जा स्तर मूल अवस्था के अंतर के बराबर होना चाहिए। तो ये भी करेक्ट है। एब्जॉर्प्शन में जो इलेक्ट्रॉन का लेवल है ओरिजिनली ये है और इस पे जो फोटॉन डालेंगे उसकी ऊर्जा कितनी होनी चाहिए? E1 और E2 के डिफरेंस के बराबर, यानी E2 माइनस E1। इस डिफरेंस का फोटॉन हम इंसिडेंट करें तभी एब्जॉर्प्शन होगा। तो यही बात यहां कही जा रही है। एनर्जी ऑफ इंसिडेंट फोटॉन मस्ट बी एग्जैक्टली इक्वल टू डिफरेंस ऑफ हायर लेवल एंड लोअर लेवल, देन एब्जॉर्प्शन ऑफ फोटॉन विल बी टेक प्लेस। तो इस तरह से बी भी सही आंसर है। तो इस तरह से ए और बी दोनों सही हो जाने के कारण सी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन 6। क्वेश्चन 7, लाइफ टाइम ऑफ एक्साइटेड स्टेट इज, उत्तेजित अवस्था का जीवन काल होता है। जीवन काल का सेंस ये है कि एक्साइटेड स्टेट में इलेक्ट्रॉन कितनी देर तक रह सकता है। तो ऑर्बिट तो हमेशा एग्जिस्ट करेगी, लेकिन इलेक्ट्रॉन उसमें कितने समय तक रह सकता है वो एक्साइटेड स्टेट का जीवन काल या लाइफ टाइम कहलाता है। तो यहां ऑप्शंस हैं 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻³ सेकेंड, 1 सेकेंड एंड 10 सेकेंड। तो एक्साइटेड स्टेट्स का जो लाइफ टाइम होता है सभी एक्साइटेड स्टेट्स का वो 10⁻⁻8 सेकेंड, 10⁻⁻8 सेकेंड एक्साइटेड स्टेट्स का लाइफ टाइम होता है। यानी उत्तेजित अवस्था में एक इलेक्ट्रॉन 10⁻⁻8 सेकेंड तक रह सकता है, इसके बाद वो नहीं रह सकता। इसके बाद फिर से वो ग्राउंड स्टेट में आ जाएगा मूल अवस्था में और फिर से एक्साइटेड स्टेट में उसको भेजा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लाइफ टाइम ऑफ मेटास्टेबल स्टेट इज, मित स्थायी ऊर्जा स्तर का या अवस्था का जीवन काल होता है। तो कुछ
एक्साइटेड स्टेट्स मेटा स्टेबल स्टेट्स होती हैं या मित अस्थायी ऊर्जा स्तर। इनका जीवन काल एक्साइटेड स्टेट से काफी ज्यादा होता है। कितना होता है? तो इनका जीवन काल 10⁻³ सेकंड होता है, 10⁻³ सेकंड हमारे मेटा स्टेबल स्टेट्स यानी मित अस्थायी ऊर्जा स्तर का जीवन काल होता है। क्वेश्चन 9, आफ्टर 10⁻8 सेकंड इन एक्साइटेड स्टेट, आफ्टर 10⁻8 सेकंड इन एक्साइटेड स्टेट एटम कम्स डाउन in ground state or in its original state by emitting a photon, the process is called। उत्तेजित अवस्था में 10⁻8 सेकंड व्यतीत करने के बाद परमाणु मूल अवस्था या मूल कक्षा में चला आता है और एक फोटान उत्सर्जित करता है। यह प्रक्रम कहलाता है। ऑप्शंस हैं स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन, स्टिमुलेटेड एमिशन उद्दीपित उत्सर्जन, एब्जॉर्प्शन अवशोषण, नॉन ऑफ द अबव उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां कहा जा रहा है कि एक्साइटेड स्टेट में जो इलेक्ट्रॉन है वो 10⁻8 सेकंड यानी 10⁻8 सेकंड व्यतीत करने के बाद अपने आप ग्राउंड स्टेट E1 में चला आता है और इस प्रक्रिया में एक फोटान उत्सर्जित करता है। तो ये प्रक्रिया कहलाती है स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन। क्योंकि यह प्रक्रिया स्वतः अपने आप हुई, क्योंकि 10⁸ सेकंड बाद इलेक्ट्रॉन उस एक्साइटेड स्टेट में नहीं रह पाता है, अपने आप वो कहां चलाएगा? ग्राउंड स्टेट यानी नीचे वाली मूल अवस्था में, और मूल अवस्था में आके चक्कर लगाएगा। इस प्रक्रिया में क्या होगा? ऊपर से नीचे आने में, E2 से E1 आने में वो एक फोटान उत्सर्जित करेगा। तो इसको हम स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन कहते हैं। इसी तरह से क्वेश्चन 10 देखते हैं। इफ ए फोटान ऑफ एनर्जी which is about to emit atom initially in ground excited state, that is our atom is initially in excited state and a photon is incident on this atom which have energy difference is incident on this atom, the atom goes to ground state by emitting two exactly similar photons, the process is called। यानी एक परमाणु जो कि उत्तेजित अवस्था में है, इस पर एक फोटान, जो फोटान ये उत्सर्जित करने वाला है उसी ऊर्जा का फोटान इस परमाणु पर डाला जाता है। तो परमाणु दो समान फोटान उत्सर्जित करते हुए, दो एग्जैक्टली सेम फोटान या दो समान फोटान उत्सर्जित करते हुए उत्तेजित अवस्था से मूल अवस्था में चला आता है। यह प्रक्रम कहलाता है। तो ये क्वेश्चन है। इनिशियली कोई इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में है और 10⁻8 सेकंड से पहले ही हमने क्या किया? एक फोटान डाल दिया इसके ऊपर। ये फोटान क्या है? E2 - E1 यानी E2 - E1 एनर्जी डिफरेंस का फोटान है। तो इस फोटान को इलेक्ट्रॉन द्वारा एब्जॉर्ब कर लिया जाएगा और इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आएगा, लेकिन इस प्रक्रिया में दो फोटान उत्सर्जित होंगे। एक फोटान एब्जॉर्ब होगा और दो एग्जैक्टली सिमिलर फोटान जनरेट हुए। तो ये प्रक्रिया हमारी कहलाती है स्टिमुलेटेड एमिशन उद्दीपित उत्सर्जन। तो उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा क्या होते हैं? दो एग्जैक्टली सिमिलर फोटान प्रोड्यूस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उद्दीपित उत्सर्जन के द्वारा जो फोटान प्रोड्यूस हुए ये चूंकि एग्जैक्टली आइडेंटिकल हैं और इनके चलने की डायरेक्शन सेम है, तो यही लेजर में स्टिमुलेटेड एमिशन के द्वारा हमें लेजर लाइट प्राप्त होती है। स्पॉन्टेनियस एमिशन से लेजर लाइट नहीं प्राप्त होती है, लेजर लाइट स्टिमुलेटेड एमिशन से प्राप्त होती है। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, लेजर लाइट किस एमिशन से प्राप्त होती है? तो इसका क्वेश्चन का जिक्र इस लेक्चर में नहीं किया गया है, तो इसको भी याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, बाय व्हिच प्रोसेस एमिटेड फोटान्स आर कोहेरेंट। किस प्रक्रम से उत्सर्जित फोटान कला संबद्ध होते हैं? तो स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन से नहीं होते, स्टिमुलेटेड एमिशन स्टिमुलेटेड से होते हैं। ये स्टिमुलेटेड या उद्दीपित उत्सर्जन से जो उत्सर्जित फोटान होते हैं वो कला संबद्ध होते हैं। बोथ ऑफ एबव यानी ये
रॉन्ग आंसर है। और नन ऑफ एबव, ये भी रॉन्ग आंसर है। तो चाहे हम बोथ ऑफ एबव कहें या एब्जॉर्प्शन या अवशोषण, तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो स्टिमुलेटेड एमिशन, यानी स्टिमुलेटेड एमिशन ही ऐसा प्रोसेस है जिससे उत्पन्न फोटान कोहेरेंट या कला संबद्ध होते हैं। या दूसरा तरीका है कोहेरेंट फोटान प्रोड्यूस करने का, एक ही प्रकाश की किरण को हम दो भागों में स्प्लिट कर लें, जैसा यंग के एक्सपेरिमेंट में किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हेन इन एनी मटेरियल नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट, नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट इज ग्रेटर देन नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, द असेंबली ऑफ एटम इज कॉल्ड। किसी पदार्थ या परमाणुओं के समूह में जब मूल अवस्था में रह रहे परमाणुओं की संख्या उत्तेजित अवस्था में रह रहे परमाणुओं की संख्या से अधिक है, तो परमाणुओं का समूह कहलाता है नॉर्मल स्टेट, नॉर्मल अवस्था, इन्वर्टेड स्टेट और पॉपुलेशन इन्वर्जन, यानी व्युत्क्रमित अवस्था या जनसंख्या व्युत्क्रमण। बोथ ऑफ एबव, उपरोक्त दोनों, नन ऑफ एबव, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो यहां पर जो राइट आंसर है वो ए है, नॉर्मल स्टेट। नॉर्मल स्टेट का मतलब अगर हमारे जो ग्राउंड स्टेट में परमाणुओं की संख्या है वो एक्साइटेड स्टेट में रह रहे परमाणुओं की संख्या से ज्यादा है, तो ये स्टेट नॉर्मल स्टेट कहलाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी पर बेस्ड है, व्हेन इन एनी मटेरियल नंबर ऑफ एटम्स इन ग्राउंड स्टेट इज लेसर देन नंबर ऑफ एटम इन एक्साइटेड स्टेट, द असेंबली ऑफ एटम इज कॉल्ड। किसी पदार्थ के या परमाणुओं के समूह में जब मूल अवस्था में रह रहे परमाणुओं की संख्या उत्तेजित अवस्था में रह रहे परमाणुओं की संख्या से कम है, तो परमाणुओं का समूह होता है। तो यहां पर दिया गया है उत्तेजित अवस्था में ज्यादा परमाणु हैं और नॉर्मल अवस्था यानी मूल अवस्था में कम परमाणु हैं। तो इस तरह से अधिकतर परमाणु एक्साइटेड स्टेट में है। तो अगर किसी असेंबली ऑफ एटम में अधिकतर परमाणु एक्साइटेड स्टेट में भेज दिए जाएं, यानी 100 परमाणुओं का समूह है, उसमें से 51 परमाणु हमारे एक्साइटेड स्टेट्स में है, उत्तेजित अवस्था में, तो ये स्टेट कहलाती है इन्वर्टेड स्टेट या पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रमण। तो जनसंख्या व्युत्क्रमण के लिए कम से कम आधे एटम, कुल परमाणुओं के आधे परमाणु हमें उत्तेजित अवस्था में किसी टाइम पर भेजने ही पड़ेंगे, तभी उस टाइम पर जनसंख्या व्युत्क्रमण अचीव होगा। अदरवाइज जनसंख्या व्युत्क्रमण नहीं होगा, इन्वर्टेड सिस्टम यानी नॉर्मल सिस्टम जनरेट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोसेस बाय व्हिच पॉपुलेशन इन्वर्जन इज अचीव्ड, दैट इज मोस्ट ऑफ एटम्स गोज इन एक्साइटेड स्टेट इज कॉल्ड। वह प्रक्रम जिसके द्वारा जनसंख्या व्युत्क्रमण की स्थिति प्राप्त की जाती है या अधिकतर परमाणुओं को उत्तेजित अवस्था में भेजा जाता है या चले जाते हैं, कहलाता है। एब्जॉर्प्शन अवशोषण बिल्कुल नहीं, स्पॉन्टेनियस एमिशन स्वतः उत्सर्जन ये भी नहीं, स्टिमुलेटेड एमिशन उद्दीपित उत्सर्जन सी भी नहीं आंसर है। डी पंपिंग, पंपिंग ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम अधिकतर परमाणुओं को एक्साइटेड स्टेट में भेज देते हैं। तो जो भी हमारा मटेरियल है उसके आधे से ज्यादा परमाणुओं को हम उत्तेजित अवस्था में भेज देते हैं, तो ये प्रोसेस हमारा पंपिंग कहलाता है। और पंपिंग के लिए किसी एनर्जी सोर्स की जरूरत पड़ती है जिसके माध्यम से ये परमाणुओं की असेंबली को एक्साइटेड स्टेट में भेजा जाता है। क्वेश्चन 15, कंडीशन रिक्वायर्ड टू अकर स्टिमुलेटेड एमिशंस, उद्दीपित उत्सर्जन होने की शर्तें हैं। तो उद्दीपित उत्सर्जन होने की शर्तें हैं क्या क्या? पॉपुलेशन इन्वर्जन, जनसंख्या व्युत्क्रम या जनसंख्या व्युत्क्रमण, पॉपुलेशन इन्वर्जन। तो पॉपुलेशन इन्वर्जन इज नेसेसरी कंडीशन फॉर अकरिंग स्टिमुलेटेड एमिशंस। और क्या है? एनर्जी डेंसिटी इन मटेरियल शुड बी वेरी हाई, यानी पदार्थ के अंदर ऊर्जा घनत्व उच्च होना चाहिए, तो ऊर्जा घनत्व भी उच्च होना चाहिए, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई होंगी तो स्टिमुलेटेड एमिशन यानी उद्दीपित उत्सर्जन होंगे। तो उद्दीपित उत्सर्जन होने के लिए क्या क्या शर्तें हैं? एक तो पॉपुलेशन इन्वर्जन यानी अधिकतर परमाणुओं को हम एक्साइटेड स्टेट में भेज दें, और फिर एनर्जी डेंसिटी
इन द मटेरियल, यानी जो फोटान उत्सर्जित होने वाले हैं उद्दीपित उत्सर्जन से, वो फोटान की जनसंख्या भी हमारे क्या होने चाहिए, बहुत ज्यादा होनी चाहिए उनकी संख्या उस मटेरियल के अंदर। वो फोटान कहां से मिलते हैं, स्पॉन्टेनियस एमिशन से, यानी पहले स्पॉन्टेनियस एमिशन होंगे तो उन एमिशन से जो फोटान जनरेट होंगे उन फोटानों का उपयोग हम स्टिमुलेटेड एमिशंस में यानी उद्दीपित उत्सर्जन में किया जाता है। तो यही कहा जाता है एनर्जी डेंसिटी, यानी उन फोटानों की संख्या इस मटेरियल में बहुत हाई होगी तभी स्टिमुलेटेड एमिशन होने की प्रोबेबिलिटी होती है। क्वेश्चन 16, एनर्जी सोर्स बाय व्हिच पंपिंग इज डन इज कॉल्ड। ऊर्जा स्रोत जिसके द्वारा पंपिंग की जाती है कहलाता है। तो ऊर्जा स्रोत जिसके द्वारा पंपिंग की जाती है कहलाता है ये ऑप्शन। हीट सोर्स ऊष्मा स्रोत, इलेक्ट्रिकल स्रोत विद्युत स्रोत, पंपिंग स्रोत, तो ये सी ऑप्शन पंपिंग सोर्स कहलाता है। पंपिंग सोर्स द्वारा ही पंपिंग की जाती है। क्वेश्चन 17, शॉर्ट फॉर्म ऑफ लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज, शॉर्ट फॉर्म ऑफ दिस फ्रेज इज, यानी विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा प्रकाश का प्रवर्धन का संक्षिप्त रूप है। तो ये हम जानते हैं, ये जो लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन है ये शॉर्ट फॉर्म है लेजर, LASER, L लाइट, A एम्प्लीफिकेशन, S स्टिमुलेटेड, E एमिशन, R रेडिएशन। तो इस तरह से लेजर संक्षिप्त फॉर्म है किसका, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन। तो जो लेजर की खोज है वो TH मेमन ने 1960 में रूबी लेजर बनाकर की थी। तो इसको भी याद रखेंगे, लेजर की खोज TH मेमन ने 1960 में की थी और इसके लिए इन्हें नोबेल प्राइज मिला था। फिर मेसर के बारे में आते हैं। शॉर्ट फॉर्म ऑफ माइक्रोवेव एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड एमिशन ऑफ रेडिएशन इज, यानी विकिरण के उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा सूक्ष्म तरंगों का प्रवर्धन किसका संक्षिप्त रूप है। तो ये मेसर का संक्षिप्त रूप है। मेसर का एम माइक्रोवेव, ए एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड से एस हो गया, ई से एमिशन, आर से रेडिएशन। तो इस तरह से ये मेसर और लेसर में जरा सा अंतर है। लेसर में लाइट होती है और मेसर में माइक्रोवेव होती है और इसका वर्किंग प्रिंसिपल से लेके सारा कुछ एग्जैक्टली सिमिलर होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसका मेसर के बारे में बता दें, इसकी खोज 1954 में यानी लेजर से पहले हो गई थी। गॉर्डन, जिगर, टाउन्स, इन 3 साइंटिस्टों ने मिलकर किया था मेसर का आविष्कार। 19 क्वेश्चन 19, व्हाट इज ट्रू फॉर रूबी लेजर। रूबी लेजर के लिए क्या सत्य है। रूबी लेजर क्या है, 3 लेवल लेजर, 3 स्तरीय लेवल लेजर, यानी सॉलिड स्टेट लेजर, ठोस अवस्था लेजर, पल्स लेजर, तो ये दोनों सही हैं। 3 लेवल लेजर भी है, पल्स लेजर भी है रूबी लेजर। रिक्वायर्स कूलिंग ऑफ रूबी रॉड, रूबी क्षण की कूलिंग रूबी लेजर में आवश्यकता होती है, बिल्कुल आवश्यकता होती है। जिनॉन फ्लैश लैम्प इज यूज्ड एज पंपिंग सोर्स, पंपिंग स्रोत के लिए जिनॉन फ्लैश लैम्प का उपयोग किया जाता है या प्रयुक्त होता है। तो ये भी ऑप्शन सही है, तो इसलिए ई ऑप्शन ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी, इस का आंसर है 19 क्वेश्चन का। तो रूबी लेजर 3 लेवल लेजर, पल्स लेजर, तो इसका जो लेजर निकलता है रूबी लेजर में वो पल्स के फॉर्म में निकलता है, तो लगातार लेजर लाइट नहीं निकलती। और रूबी लेजर ऑपरेशन के दौरान यानी जब ये चलती है तो इससे रूबी रॉड काफी गर्म हो जाती है, उसकी कूलिंग की आवश्यकता होती है। जिनॉन फ्लैश लैम्प का उपयोग करके हम पंपिंग करते हैं। तो ये सभी आंसर हमारे करेक्ट हैं, तो इसलिए ई ऑप्शन करेक्ट है। क्वेश्चन 20, व्हाट आर मेन कंपोनेंट्स ऑफ लेजर। लेजर के मुख्य घटक क्या है। तो ऑप्शंस हैं एक्टिव मीडियम, सक्रिय माध्यम, पंपिंग सोर्स, पंपिंग स्रोत, ऑप्टिकल रेजोनेटर, प्रकाशिक रेजोनेटर, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। तो ये तीनों
रिक्वायर्ड होते हैं लेजर के मुख्य घटक के रूप में एक्टिव मीडियम, पंपिंग सोर्स, ऑप्टिकल रेजोनेटर। इसलिए क्वेश्चन 20 यहां पर राइट आंसर इसका डी है, ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज ट्रू फॉर हीलियम नियॉन लेजर? हीलियम नियॉन लेजर के लिए क्या सत्य है? इट इज गैस लेजर, बिल्कुल हीलियम नियॉन लेजर गैस लेजर है। 4 लेवल लेजर, 4 स्तरीय लेजर होता है हीलियम नियॉन लेजर। कंटिन्यूअस लेजर, सतत लेजर, तो हीलियम नियॉन लेजर से लगातार लेजर लाइट आउटपुट में निकलती है, ये रेड कलर की होती है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एज पंपिंग सोर्स, पंपिंग स्रोत के रूप में उच्च विभव विद्युत सप्लाई पंपिंग स्रोत के रूप में उपयोग में लाई जाती है हीलियम नियॉन लेजर में, बिल्कुल सही। तो इसलिए ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। हीलियम नियॉन लेजर में ये सभी पॉइंट्स होते हैं। ये गैस लेजर है, 4 लेवल लेजर है, कंटिन्यूअस एमिटिंग लेजर है और हाई वोल्टेज इलेक्ट्रिसिटी इज यूज्ड एज पंपिंग सोर्स। तो ऑल ऑफ एबव इज करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन 22, प्रॉपर्टीज ऑफ लेजर लाइट। लेजर प्रकाश के गुण होते हैं, प्रॉपर्टीज देखेंगे। ऑप्शन है हाईली कोहेरेंट, उच्च कला संबद्धता, तो लेजर में उच्च कला संबद्धता होती है। हाईली डायरेक्शनल, लेजर लाइट उच्च दिशात्मक होती है, तो ये सभी लाइटें लेजर लाइट एक ही दिशा में पूरी तरह से चलती है, तो जितने फोटान हैं सभी एक दिशा में लेजर लाइट के चलते हैं। परफेक्टली मोनोक्रोमेटिक, पूर्ण एक वर्णी होता है लेजर लाइट। हाईली इंटेंस, उच्च तीव्रता होती है इस लेजर लाइट की, तो बिल्कुल सभी आंसर सही हैं। तो डी ई ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, एक्टिव मीडियम ऑफ रूबी रॉड। एक्टिव मीडियम ऑफ रूबी रॉड, तो एक्टिव मीडियम रूबी रॉड इन रूबी लेजर इज मेड ऑफ। रूबी लेजर में सक्रिय पदार्थ जो कि रूबी छड़ होती है बनी होती है, तो रूबी रॉड किस मटेरियल की बनी होती है? एल्युमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस 5% Cr2O3, ये रॉन्ग आंसर है। Al2O3 प्लस 0.05% Cr2O3, ये भी रॉन्ग आंसर है। Al2O3 प्लस 0.05% Cr2O3, तो ये राइट आंसर है। सी हमारा यहां पर राइट आंसर है। एल्मुना Al2O3 प्लस 0.05% क्रोमियम ऑक्साइड Cr2O3, तो ये हमारी रूबी रॉड, रूबी छड़, ये एल्मुना यानी बॉक्साइड की बनी होती है, एल्मुना की बनी होती है Al2O3, और इसमें क्रोमियम ऑक्साइड की जो डोपिंग की जाती है वो 0.05% होती है। तो इस तरह से लगभग 10,000 एल्युमिनियम परमाणुओं पर 5 क्रोमियम के परमाणु होते हैं। ये रेशियो होता है एल्युमिना में, एल्युमिनियम और क्रोमियम का। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव सेंटर्स इन रूबी लेजर आर। तो रूबी लेजर में सक्रिय केंद्र क्या है? सक्रिय पदार्थ हमारा एल्युमिना की रॉड हो गई, रूबी रॉड, जिसमें क्रोमियम की डोपिंग 0.05% हो रही थी। और फिर एक्टिव सेंटर्स, एक्टिव सेंटर्स का मतलब जो लेजर ट्रांजिशन में भाग लेते हैं, यानी जिन परमाणुओं में स्टिमुलेटेड एमिशन होते हैं, तो ये एल्युमिनियम परमाणुओं में नहीं होता, क्रोमियम एटम्स में स्टिमुलेटेड एमिशंस होते हैं, इसलिए ये एक्टिव सेंटर्स या सक्रिय केंद्र कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्टिव मीडियम इन हीलियम नियॉन लेजर इज। हीलियम नियॉन लेजर में सक्रिय पदार्थ या सक्रिय माध्यम होता है। तो हीलियम नियॉन लेजर में जैसा नाम है, हीलियम और नियॉन गैसें होती हैं एज ए एक्टिव मटेरियल। तो यहां पर रेशियो भी दिया गया है, तो जो रेशियो करेक्ट है उसी को आंसर लगाना पड़ेगा। 1:1 रॉन्ग आंसर, 10:1 ये राइट आंसर है। हीलियम 10 पार्ट और नियॉन 1 पार्ट होता है, तो ये बी राइट आंसर हो गया। 10:1 के रेशियो में हमारा हीलियम नियॉन लेजर में हीलियम और नियॉन लिए जाते हैं, और यही एक्टिव मीडियम सक्रिय माध्यम का कार्य करता है। क्वेश्चन 26, एक्टिव सेंटर्स इन हीलियम नियॉन लेजर।
हीलियम नियान लेजर में सक्रिय केंद्र होते हैं। तो हीलियम नियान लेजर में दो ही चीजें यूज की गई, हीलियम और नियान। इसमें एक्टिव सेंटर्स नियान एटम्स होते हैं, यानी नियान परमाणु एक्टिव सेंटर्स या सक्रिय केंद्र होते हैं। हीलियम को हम होस्ट मटेरियल कहते हैं। हीलियम एज ए मेजबान या एज ए असिस्टेंट वहां काम करता है। नियान में ही लेजर यानी स्टिमुलेटेड एमिशंस होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्टिकल रेजोनेटर कंसिस्ट ऑफ। प्रकाशिक रेजोनेटर या कैविटी रेजोनेटर बना होता है। तो ऑप्टिकल रेजोनेटर हमारा होता है दो परफेक्टली पैरेलल मिरर्स के द्वारा बनता है। तो परफेक्टली पैरेलल मिरर्स एक्टिव मीडियम के एंड पर लगाए जाएंगे। तो यहां एक्टिव मीडियम होगा हमारा सक्रिय केंद्र, सक्रिय पदार्थ, और इसके दोनों ओर दो परफेक्टली पैरेलल मिरर लगाए जाएंगे, जिसमें से पहला फुल्ली रिफ्लेक्टिंग, दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग। तो इस तरह से ये हमारे दोनों मिरर होते हैं, लेस देन 1 इसकी रिफ्लेक्टिविटी। तो ये एक आंशिक परावर्तक होता है, दूसरा पूर्ण परावर्तक होता है। आंशिक परावर्तक ये हमारा ये वाला है और पूर्ण परावर्तक मिरर पहला वाला। तो इस तरह से ऑप्टिकल रेजोनेटर या कैविटी रेजोनेटर बनता है। ऑप्शंस देखते हैं। 2 मिरर्स आर प्लेस्ड परपेंडिकुलर टू ईच अदर, यानी दो दर्पण एक दूसरे के लंबवत रखे हुए हैं। तो बिल्कुल नहीं, लंबवत नहीं रखे जाते हैं, पैरेलल रखे जाते हैं, ये हमने देखा हुआ है। तो बी ऑप्शन देखते हैं। 2 परफेक्टली पैरेलल मिरर्स, 1 फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर एंड अदर इज पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर। तो दो पूर्णतया समांतर दर्पण, जिनमें से एक पूर्णतया परावर्तक, दूसरा आंशिक परावर्तक दर्पण होता है। तो बिल्कुल सही राइट आंसर है बी। तो फिर फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर 1 होता है, दूसरा पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर होता है। इसको हम दूसरे शब्दों में कहें फुल्ली सिल्वर्ड मिरर एंड पार्शियली सिल्वर्ड मिरर। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। फुल्ली रिफ्लेक्टिंग फुल्ली पॉलिश्ड मिरर होता है या सिल्वर्ड मिरर, और जो दूसरा मिरर होता है वो पार्शियली रिफ्लेक्टिंग या पार्शियली सिल्वर्ड मिरर होता है। क्वेश्चन 28, लेजर लाइट कम्स आउट फ्रॉम। लेजर प्रकाश बाहर निकलता है कहां से? फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर से, पूर्ण परावर्तक दर्पण से? बिल्कुल नहीं, फुल्ली रिफ्लेक्टिंग मिरर से जो भी लाइट इंसिडेंट होगी वो पूरी तरह से परावर्तित हो जाएगी, बाहर नहीं निकलेगा। पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर आंशिक परावर्तक दर्पण से, तो ये राइट आंसर है। जो भी लेजर लाइट निकलती है वो आंशिक परावर्तक दर्पण यानी पार्शियली रिफ्लेक्टिंग मिरर, पार्शियली सिल्वर्ड मिरर से निकलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट फ्रॉम लेजर से प्राप्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6943 एंगस्ट्रॉम, 7000 एंगस्ट्रॉम। तो यहां पर रेड कलर की पल्स के फॉर्म में लेजर लाइट निकलती है रूबी से, और ये 6943 एंगस्ट्रॉम की लाइट निकलती है। तो ये रेड कलर की लाइट पल्स फॉर्म में रूबी लेजर से निकलती है। तो इसी प्रकार हीलियम नियान लेजर के लिए क्वेश्चन है, वेवलेंथ ऑफ लेजर लाइट ऑब्टेन्ड फ्रॉम हीलियम नियान लेजर। हीलियम नियान लेजर से प्राप्त प्रकाश की तरंगदैर्घ्य होती है 4000 एंगस्ट्रॉम, 6000 एंगस्ट्रॉम, 6328 एंगस्ट्रॉम, 6943 एंगस्ट्रॉम। ये ऑप्शन हमने देखा था रूबी लेजर के लिए है, और हीलियम नियान लेजर के लिए 6328 एंगस्ट्रॉम है। तो इस तरह से हीलियम नियान लेजर से भी रेड कलर की वेवलेंथ प्रकाश निकलता है, जिसकी वेवलेंथ 6328 एंगस्ट्रॉम होती है या 6328 एंगस्ट्रॉम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 31, हीलियम नियान लेजर। इन हीलियम नियान लेजर हीलियम एटम इज यूज्ड फॉर। हीलियम नियान लेजर में हीलियम परमाणु का उपयोग है। लेजर ट्रांजिशन टेक्स प्लेस इन हीलियम एटम। हीलियम परमाणु में लेजर संक्रमण या उद्दीपित उत्सर्जन में भाग लेते हैं? बिल्कुल नहीं, हीलियम परमाणु उद्दीपित उत्सर्जन में भाग नहीं लेते। तो हीलियम एटम कंसिस्ट ऑफ हीलियम एटम असिस्ट नियान एटम्स टू एक्साइट नियान एटम्स, यानी हीलियम परमाणु नियान परमाणुओं को उत्तेजित अवस्था में पहुंचने में सहायता करते हैं या मदद करते हैं।
तो ये राइट आंसर है। तो हीलियम एटम हीलियम नियॉन लेजर में एज ए असिस्टेंट यूज होते हैं, जो कि नियॉन एटम्स को एक्साइटेड स्टेट में भेजने का काम करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन 32, यूज ऑफ लेजर लाइट, प्रकाश लेजर प्रकाश के उपयोग हैं। ऑप्शन 1, मेकिंग स्मॉल और नैरो होल्स इन टीथ एंड डायमंड, यानी दांतों व हीरे में सूक्ष्म छिद्र करने में। सेकंड ऑप्शन, लेजर वेल्डिंग में या ऑपरेशन ऑफ स्टोन, कैंसर, ट्यूमर एंड ब्रेन, यानी पथरी, कैंसर, ट्यूमर एवं मस्तिष्क के ऑपरेशन करने में लेजर का उपयोग करते हैं। बिल्कुल, लेजर का उपयोग इन सब में करते हैं। और कम्युनिकेशन डिवाइसेस एंड ऑप्टिकल फाइबर, संचार युक्तियों में तथा ऑप्टिकल फाइबर में लेजर का उपयोग करते हैं, इसमें भी करते हैं। ऑल ऑफ एबव, उपरोक्त सभी आंसर इसमें है, क्योंकि सभी कार्य लेजर द्वारा संपादित किए जाते हैं। ए से डी में लेजर वेल्डिंग, स्मॉल होल और नैरो होल, डायमंड एंड टीथ, ऑपरेशन स्टोन, कैंसर, ट्यूमर और ब्रेन इत्यादि, कम्युनिकेशन डिवाइसेस, सभी में लेजर का प्रयोग बहुतायत से किया जाता है। नेक्स्ट ऑप्शन 33, इन ओवन इन अमोनिया मेसर ओवन सर्व्स एज, अमोनिया मेसर में भट्टी का कार्य है। तो अमोनिया मेसर में जो भट्टी लगी होती है उसका क्या कार्य है? पहला ऑप्शन, प्रोड्यूस NH3 अमोनिया मॉलिक्यूल, अमोनिया अणुओं को उत्पन्न करना। तो अमोनिया अणुओं को भट्टी के द्वारा उत्पन्न नहीं किया जाता, बल्कि उनको एक्साइट किया जाता है। तो बी ऑप्शन, प्रोड्यूस एक्साइटेड अमोनिया मॉलिक्यूल्स, यानी उत्तेजित अमोनिया अणुओं को उत्पन्न करना, ये भट्टी का काम होता है या ओवन का काम होता है। तो मेसर में जो ओवन होती है इसका काम है एक्साइटेड अमोनिया मॉलिक्यूल्स उत्पन्न करना या प्रोड्यूस करना। नेक्स्ट क्वेश्चन 34, सेपरेटर इन अमोनिया मेसर सर्व्स एज, अमोनिया मेसर में सेपरेटर या पृथककारी का कार्य होता है। तो अमोनिया मेसर में सेपरेटर का कार्य अमोनिया मॉलिक्यूल्स को पास करना, व्हाइल एक्साइटेड अमोनिया मॉलिक्यूल्स आर ब्लॉक्ड, यानी अमोनिया अणु पास हो जाते हैं जबकि एक्साइटेड अमोनिया मॉलिक्यूल्स यानी उत्तेजित अमोनिया अणु रोक दिए जाते हैं सेपरेटर द्वारा। तो ये बिल्कुल काम नहीं होता, सेपरेटर का काम इसके रिवर्स है। NH3 molecules are blocked while excited ammonia molecules are passed, यानी अमोनिया अणु रोक दिए जाते हैं जबकि उत्तेजित अवस्था के अमोनिया अणु पास किए जाते हैं सेपरेटर द्वारा। तो ये ऑप्शन राइट है। तो ये बी ऑप्शन यहां पर राइट है। सेपरेटर द्वारा अमोनिया मॉलिक्यूल्स ब्लॉक कर दिए जाते हैं और एक्साइटेड अमोनिया मॉलिक्यूल्स सेपरेटर से गुजरकर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, पार्ट्स ऑफ अमोनिया मेसर, अमोनिया मेसर के भाग होते हैं। पहला ओवन भट्टी, सेकंड सेपरेटर पृथककारी, थर्ड रेजोनेंट चैम्बर, अनुनादी प्रकोष्ठ। तो ये तीनों अमोनिया मेसर के पार्ट होते हैं, तो इसलिए हम डी ऑप्शन टिक करेंगे। उपरोक्त सभी इस अमोनिया मेसर के पार्ट हैं। अमोनिया मेसर में ओवन, भट्टी, सेपरेटर पृथककारी, रेजोनेंट चैम्बर, अनुनादी प्रकोष्ठ तीनों होते हैं। क्वेश्चन 36, फ्रीक्वेंसी ऑफ माइक्रोवेव यूज्ड इन अमोनिया मेसर, अमोनिया मेसर में सूक्ष्म तरंगों की आवृत्ति क्या होती है? 1 मेगाहर्ट्ज, 10 मेगाहर्ट्ज, 23870 मेगाहर्ट्ज या 24 गीगाहर्ट्ज। तो ये 24 गीगाहर्ट्ज सही ऑप्शन है। तो 23,870 मेगाहर्ट्ज या 24 गीगाहर्ट्ज के आसपास की फ्रीक्वेंसी अमोनिया मेसर में उपयोग में लाई जाती है और इसी का एम्प्लीफिकेशन होता है और फिर मेसर आउटपुट में प्रयोग निकलती है और उसकी भी फ्रीक्वेंसी यही होती है।
जो मेसर आउटपुट में निकलता है अमोनिया मेसर के, उसकी फ्रीक्वेंसी 23,870 मेगाहर्ट्ज या 24 गीगाहर्ट्ज के बराबर होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 37, फ्रॉम वेयर मेसर वेव आर प्रोड्यूस्ड इन NH3 मेसर। अमोनिया मेसर में मेसर तरंगे कहां से निकलती हैं? ऑप्शन ओवन, भट्टी, यहां भट्टी से अमोनिया मेसर नहीं निकलता। मेसर तरंगे ओवन से नहीं निकलती। मेसर तरंगे सेपरेटर से यानी पृथककारी से भी मेसर तरंगे नहीं निकलती। थर्ड ऑप्शन रेजोनेंट चेंबर, अनुनादी प्रकोष्ठ से या रेजोनेंट चेंबर से मेसर तरंगे निकलती हैं। सी इज राइट आंसर। नेक्स्ट आंसर, यूज ऑफ मेसर, मेसर के उपयोग हैं। तो यूज ऑफ मेसर, पहला ऑप्शन मैसेज सेंडिंग इन डिस्टेंट स्पेस एंड इनटू डीप सी, अंतरिक्ष में दूर दूर तक तथा गहरे समुद्र में दूर दूर तक संदेश भेजने में मेसर का उपयोग किया जाता है। तो ये उपयोग किया जाता है। कॉम्प्लेक्स ऑपरेशंस यानी जटिल ऑपरेशन करने में डॉक्टर्स करते हैं मेसर का उपयोग। इन रेडार कम्युनिकेशन, रेडियो डिटेक्शन एंड रेंजिंग यानी रेडियो सर्वेक्षण एंड संसूचन में मेसर का उपयोग किया जाता है। तो ऑल ऑफ एबव, तीनों में किया जाता है मेसर का उपयोग। जो भी मेसर उत्पन्न होता है वो इन तीनों कार्य को किया जाता है, तीनों उपयोगों को इस मेसर की मदद से करते हैं। क्वेश्चन 39, ये जो फिगर दिखाया गया है, E1 मूल अवस्था, E2 एक्साइटेड स्टेट, ग्राउंड स्टेट एंड एक्साइटेड स्टेट, मूल अवस्था और उत्तेजित अवस्था। इसमें एक फोटॉन इंसिडेंट किया गया है। फोटॉन इंसिडेंट करने के बाद ग्राउंड स्टेट से इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में चला गया। तो ये प्रोसेस कहलाता है एब्जॉर्प्शन, अवशोषण। तो यही अवशोषण प्रोसेस है, एब्जॉर्प्शन प्रोसेस, यानी ये फोटॉन अवशोषित कर लिया गया है इलेक्ट्रॉन द्वारा, इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में पहुंच गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 40, तो यहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड स्टेट में इनिशियली था और 10⁻⁻8 सेकंड 10⁻⁻8 सेकंड बाद ये अपने आप एक्साइटेड स्टेट से ग्राउंड स्टेट में आ गया और एक फोटॉन उत्सर्जित हुआ जिसकी ऊर्जा E2 - E1 है। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्पॉन्टेनियस एमिशन, स्वतः उत्सर्जन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं, लास्ट क्वेश्चन 41। तो यहां पर सिचुएशन है, कोई एटम एक्साइटेड स्टेट में था यानी इलेक्ट्रॉन E2 स्टेट में था और हमने एनर्जी डिफरेंस E2 - E1 का एक फोटॉन इस पे डाला और इस फोटॉन के डालने से क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन ने इस फोटॉन को एब्जॉर्ब किया और फिर इलेक्ट्रॉन ने क्या किया, इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में आ गया और क्या हुआ, इस प्रक्रिया में दो आइडेंटिकल फोटॉन यानी दोनों एक दूसरे के समान फोटॉन उत्सर्जित हुए। तो ये प्रोसेस कहलाता है स्टिमुलेटेड एमिशन यानी उद्दीपित उत्सर्जन। तो यही प्रोसेस स्टिमुलेटेड एमिशन या उद्दीपित उत्सर्जन कहलाता है। और उद्दीपित उत्सर्जन से ही लेजर लाइट बाहर निकलती है। लेजर लाइट उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा ही प्रोड्यूस होती है और उद्दीपित उत्सर्जन द्वारा हमारा लेजर लाइट जो प्रोड्यूस हो रहा है वो कोहेरेंट है या परफेक्टली कोहेरेंट या पूर्णतया कला संबद्ध होती है।